लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल सीखा था। फिर आपको मैंने बेसिक्स बताए थे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जनरल इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में लाइट का जो वेव नेचर होता है इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है। शॉर्ट में इसको वाईडीएससी कहेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है उसको समझते हैं। स्लिट का मतलब होल होता है, बट एक्चुअली ये स्लिट रेक्टेंगुलर स्लिट कही जाती है। मतलब अगर आप एक बोर्ड देखते हैं तो इस बोर्ड में इस तरीके से दो स्लिट्स बनाई जाएंगी। एक स्लिट जो होगी ये एक एंड से दूसरे एंड तक पूरी जाएगी, ये पहली स्लिट हो गई। डबल स्लिट नाम ही है तो एक और स्लिट होगी जो इस तरीके से होगी। ठीक है। तो एक स्लिट मतलब आप एक ऐसा मान सकते हैं कि एक ऐसा स्लिट, एक रेक्टेंगुलर होल बनाया गया है जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। इस स्लिट को हम S1 का नाम देते हैं, इस स्लिट को S2 का नाम देते हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ये स्मॉल d का होता है, और स्मॉल d कुछ मिलीमीटर्स में होता है, मतलब बहुत स्मॉल गैप होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है। इसके जस्ट सामने एक स्क्रीन होती है, और ये स्क्रीन पर ही हम लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है इसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये स्क्रीन जो होती है ये इन स्लिट से कैपिटल डी की दूरी पे होती है, और कैपिटल डी कुछ मीटर्स में होता है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल की कैपिटल डी जो होता है ये स्मॉल डी के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता है। मतलब जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता है। दूसरी बात, ये स्लिट्स हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लाइट का वेव नेचर हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब लाइट का इंटरेक्शन उन ओपनिंग से हो जिनका जिनका डायमीटर लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। तो ये जो स्लिट्स आपको दिख रही हैं, इनके जो विड्थ है, स्लिट विड्थ है, ये लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। ठीक है। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको कहा जाएगा स्लिट विड्थ। और स्लिट विड्थ जो होती है ये लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, तभी हम लाइट का वेव नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्चुअल व्यू। बट हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो इसका साइड व्यू बनाते हैं, और साइड व्यू में एक स्लिट ये बना दी गई, दूसरी स्लिट ये बना दी गई। इसको S1 का नाम देंगे, इसको S2 का नाम देंगे। सामने स्क्रीन रखी होगी, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल डी है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है। इसके पीछे कहीं पर एक सोर्स रखा होता है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट जो होता है इससे लाइट वेव्स निकलती हैं, और ये अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इस तरीके से इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे होंगे। ठीक है। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे उसमें से कोई ना कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पर पहुंचेगा, और सिमिलरली कोई ना कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट पे रहने वाले सारे पॉइंट्स नए सोर्स ऑफ वेव बन जाते हैं। तो यहां पर जो भी वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट आएगा तो ये नया सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, ये भी नया सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। तो ये दोनों अपने अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को आगे की तरफ भेजेंगे, ये भी अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को आगे की तरफ भेजता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के वेव फ्रंट हर पॉइंट पे टकरा रहे हैं, मतलब इंटरफियरेंस हो रहा है। लेकिन हम इंटरफियरेंस ऐसे कहीं भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इंटरफियरेंस ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्क्रीन होती है। और स्क्रीन पे अगर ये दोनों वेव फ्रंट इसके और इसके टकराएंगे तो वो वेव फ्रंट टकराने के बाद इंटरफियरेंस करेंगे, और इंटरफियरेंस करने के बाद हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस करें, तो वहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब ब्राइटनेस मैक्सिमम। ठीक है। दो लाइट वेव्स आ रही हैं, दोनों टकरा रही हैं, और दोनों की अगर टकराने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है तो वो पॉइंट बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और कहीं पर इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, बहुत कह सकते हो डार्क पॉइंट कह सकते हो उसको, और वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो इस तरीके से ये दोनों के वेव फ्रंट स्क्रीन पे टकराते जाएंगे,
और हर पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आएगी, और वो इंटेंसिटी कितनी है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो वेव यहां पर पहुंची है स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, क्योंकि पाथ के डिफरेंस से ही फेस का डिफरेंस आता है, और फेस के डिफरेंस को निकालने के बाद हम उस पॉइंट की इंटेंसिटी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। यहाँ पे phi फेस डिफरेंस है, फेस डिफरेंस अगर निकल जाएगा तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। फेस डिफरेंस को निकालने के लिए पाथ डिफरेंस निकालना पहले जरूरी होगा। अगेन हम ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है, ये S1 की स्लिट है, ये S2 की स्लिट है, और यहां पे कहीं पर स्क्रीन है। ठीक है, S से लाइट निकलती है, यहां पहुंचती है, फिर ये लाइट यहां निकल के यहां पहुंचती है। जैसे ये दोनों लाइट यहां पहुंचती हैं, ये नए सोर्स ऑफ वेव बन जाते हैं। अब ये नए सोर्स ऑफ वेव बनते हैं तो इससे लाइट निकल के यहां पहुंची और इससे लाइट निकल के यहां पहुंची। ये दोनों जाके पॉइंट P पर आपस में टकराएंगे, और पॉइंट P पर जब ये दोनों वेव्स आके आपस में टकराएंगी, इंटरफेरेंस होगा, और वहां की इंटेंसिटी कितनी है हमें यही YDSC में फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट की इंटेंसिटी को निकालने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये वेव और ये वेव जो गई है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है, आपको मैंने रिलेशन बताया था, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर हम किसी तरीके से ये पाथ डिफरेंस निकाल लें तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, और फेज डिफरेंस आएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है? पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया था, इस वेव का टोटल पाथ की लेंथ माइनस इस वेव की टोटल पाथ की लेंथ, ये वहां का पाथ डिफरेंस होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस। ठीक है, इस पाथ डिफरेंस को अगर हम SS2 प्लस S2P लिख दें माइनस SS1 प्लस S1P रख दें। ठीक है, S2P को लिखा है SS2 प्लस S2P, इसको लिखा है SS1 प्लस S1P, लेकिन SS2 और SS1 बराबर है, आप देख सकते हैं। तो SS2 और SS1 कैंसिल हो जाएगा और पाथ का डिफरेंस आएगा S2P माइनस S1P। तो अगर हम S2P और S1P का डिफरेंस निकाल लेंगे तो पाथ का डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, एक बार पाथ का डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस मिल गया, और फेज डिफरेंस मिल गया तो इंटेंसिटी मिल गई। तो हम स्क्रीन के उस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस पाथ को डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल केस कंसीडर करते हैं, और जनरल केस कंसीडर करने के पहले ये बात आपको समझनी है कि ये दोनों स्लिट्स बहुत नजदीक होती हैं। डायग्राम में आपको लग रहा है कि काफी दूरी पर है, बट मान लो ये दूरी 1 मिलीमीटर होती तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों स्लिट्स बहुत नजदीक होती, और ये जो स्क्रीन है ये बहुत दूर है, मीटर्स में है, तो ये स्क्रीन बहुत दूरी पर है। तो ये दोनों स्लिट्स बहुत नजदीक हैं और स्क्रीन बहुत दूर पर है। इन दोनों से वेव जाएंगी और जाके स्क्रीन पे मिलेंगी। आप इस सिचुएशन को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे रेल की पटरियां हैं, तो रेल की पटरियां जो हैं उनको 10 किलोमीटर बाद जाके मिलना है, तो उनके बीच का गैप 1 मीटर है। आप मान लें कि S1 S2 के दो सोर्स हैं, उनके बीच का गैप 1 मीटर है, और उनको 10 मीटर के बाद जाके उनको रेल की पटरी को मिलना है। तो आप जब भी उन रेल की पटरी को देखेंगे तो आपको हमेशा वो पैरेलल ही ट्रैवल करती हुई लगेगी, क्योंकि उनको 10 किलोमीटर बाद जाके मिलना है। वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी, लेकिन देखने पे वो एक दूसरे के पैरेलल ही लग रही होंगी। सेम यहां पर है कि ये दोनों स्लिट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं और इनको बहुत दूर जाके मिलना है, तो इनसे निकलने वाली जो वेव है वो देखने में ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हुई लग रही होगी। ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है, क्योंकि स्क्रीन इतनी नहीं ज्यादा दूर होती है, सोर्स इतना नहीं बहुत नजदीक होते हैं, बट ऐसा डायग्राम बनाया जाएगा तो हम उसकी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है। प्रैक्टिकली ये दोनों स्लिट्स बहुत नजदीक हैं, स्क्रीन बहुत दूरी पर है, तो ये दोनों से जब वेव जाएंगी तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हुई लगेगी। ठीक है, अगर इस बात को हम समझते हैं तो अब आप ये समझें कि ये S1 अगेन मैंने बहुत दूर बनाया है जिससे आप इसको समझ पाए। तो इससे एक वेव जाएगी और इससे एक वेव जाएगी, ये दोनों वेव देखने में एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट ये वेव थोड़ी सी इसकी तरफ टिल्ट होगी और जाके की तरफ मिल जाएंगे, बहुत दूरी पे जाके मिलना है। अब इन दोनों वेव के बीच में मुझे पाथ का डिफरेंस चाहिए। पाथ का डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि अगर ये डिस्टेंस d है
और मैं यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद अगर मैं इस पार्ट को छुपा लूं तो आपको ये दोनों पाथ आइडेंटिकल लगेंगे, जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है। मतलब इस वाली वेव ने जो S2 से P गई है, उस वाली वेव ने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा S1 से P वाली जाने वाली वेव के कंपैरिजन में, और ये जो डिफरेंस है यही हमको निकालना है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा कहते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और फिर ये जो डिफरेंस आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये डी है ये थीटा है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस आएगा डी साइन थीटा। तो हम जो रिजल्ट निकाला है हमने, हम इसको यूज कैसे करने वाले हैं, आपको ये समझना है कि ये S1 की स्लिट थी, ये S2 की स्लिट थी, और थीटा के एंगल पर जाने वाली वेव में इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट किया है वो डी साइन थीटा का किया है। ठीक है, मतलब अगर हम उस डायग्राम में वापस आते हैं, आप यहां से समझ सकते हैं कि ये स्क्रीन का सेंटर है। अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसी बना दूं जो कि पॉइंट पी पे जाके मिलती है, और इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकली ये दोनों वेव एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हुई लगेंगी, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम है। तो अगर ये दोनों वेव पैरेलल ट्रैवल करती हुई लग रही हैं तो ये दोनों वेव उसी एंगल थीटा पे जा रही होंगी और जाके पॉइंट पी पे मिलेंगी। तो हमने स्क्रीन के सेंटर से उस पॉइंट को अगर थीटा डिफाइन किया है, तो इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ का डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो डी साइन थीटा का है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P है, इसको अब हम डायरेक्टली डी साइन थीटा का रिलेशन यूज किया करेंगे। ठीक है, जहां पे डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, थीटा सेंटर से जोड़ने वाला वो लाइन है जो पॉइंट पी पर जाके मिलेगी। तो पॉइंट पी पर ये दोनों वेव अगर मिली हैं तो इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ का डिफरेंस क्रिएट होता है वो डी साइन थीटा का होता है। ठीक है, तो ये जो डी साइन थीटा निकाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बीच पार्ट डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पार्ट डिफरेंस है और हम इस पार्ट डिफरेंस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अब ये जो हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है, इसके अकॉर्डिंगली हमने जैसे लास्ट क्लास में सीखा था मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। तो मैक्सिमा वो कंडीशन होती है जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और उस केस में मैंने आपको बताया था कि पार्ट डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा इन जनरल एन लैम्डा होना चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमने जैसे पार्ट डिफरेंस इस केस में फाइंड आउट किया और वो पार्ट डिफरेंस आया है डी साइन थीटा, तो हम ये कहेंगे कि डी साइन थीटा अगर एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ये एन लैम्डा अपॉन डी आएगी, और अब आप एन को 0, 1, 2, 3 पुट करते जाएंगे तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी, और जो भी थीटा की वैल्यूज आ रही हैं वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी की पोजीशन बता रहे होंगे। ठीक है, तो हमें अगर पता करना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां कहां पर है, अकॉर्डिंगली एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और मैक्सिमम इंटेंसिटी की पोजीशन मिलती है। अगर हम एन को 0 पुट कर देते हैं तो साइन थीटा 0 हो जाता है, साइन थीटा 0 हो जाता है मतलब थीटा 0 हो जाता है। थीटा 0 कौन सी पोजीशन होगी, थीटा 0 ये हो जाएगी, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्क्रीन। और हम ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 0 पुट अगर हम करते हैं तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर एक मैक्सिमा बनता है। इन मैक्सिमा के नाम भी होते हैं, जैसे अगर मैं नाम की बात करूं तो n की हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली पार्ट डिफरेंस अलग अलग आएगा, फिर साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी, और हमें यहां पे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं। अगर हम n को 0 पुट करते हैं कभी भी हम n को 0 पुट करते हैं मैक्सिमा निकालते समय, तो n को अगर हम 0 पुट करते हैं तो n को 0 पुट करने से पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे दोनों वेव्स इक्वल चलती हैं, जहां पे दोनों के बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं होता है, उस पोजीशन पर n को 0 रखा जाता है, और साइन थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आती है, 0 आती है। और मैक्सिमा जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इस मैक्सिमा का नाम होता है सेंट्रल
मैक्सिमा। तो कभी भी कोई भी सवाल में अगर आपसे कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको n इज इक्वल टू 0 पुट करना है, या आपको ऐसा समझना है कि सेंट्रल मैक्सिमा वो पोजीशन होती है जहां पर दोनों वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस 0 होता है। दोनों वेव्स जब इक्वल चल के पहुंचती हैं किसी पॉइंट पर जहां पाथ का डिफरेंस 0 होता है, उस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो n को 1 पुट करने से पाथ का डिफरेंस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, n को 2 पुट करेंगे पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा आएगा, n को 3 पुट करेंगे पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा आएगा। ठीक है, जब n को 1 पुट करते हैं तो पाथ का डिफरेंस जब लैम्डा आता है उस पोजीशन का नाम होता है फर्स्ट मैक्सिमा। n को 2 पुट करते हैं या पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा आता है, वो पोजीशन होती है सेकंड मैक्सिमा। n को 3 पुट करते हैं, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा आता है, उसको कहते हैं थर्ड मैक्सिमा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेवेंथ मैक्सिमा कौन सी पोजीशन है, सेवेंथ मैक्सिमा वो पोजीशन है जहां पर आप n को 7 पुट करेंगे और पाथ का डिफरेंस 7 लैम्डा के बराबर होगा। अब साइन थीटा कितना है, तो n को 0 पुट किया तो साइन थीटा 0 आ गया, n को 1 पुट किया तो साइन थीटा आ गया लैम्डा बाई टी, n को 2 पुट किया तो साइन थीटा आ गया 2 लैम्डा बाई टी। इस तरीके से आप साइन थीटा की वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग मैक्सिमा की पोजीशन निकालने के लिए। और साइन थीटा की वैल्यू पता है तो थीटा मिलता जाएगा कि कौन से थीटा पे कौन सा मैक्सिमा बनता है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जैसे स्क्रीन का ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो हम लोग अभी ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर का पार्ट दिखता है वैसे नीचे का पार्ट भी दिखता है। मतलब जैसे फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर बनेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा नीचे भी बनेगा, सेकंड मैक्सिमा ऊपर बनेगा, सेकंड मैक्सिमा नीचे भी बनेगा। मतलब मैक्सिमा ऊपर भी बनते जाते हैं, मैक्सिमा नीचे भी बनते जाते हैं, और यहां पे जो मैक्सिमा बनता है उसका नाम क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पे हमको पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है, उस पोजीशन को हम सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने मैक्सिमा की पोजीशंस फाइंड आउट करी हैं, उसी तरीके से हम मिनिमा की पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिनिमा की पोजीशन कैसे फाइंड आउट की जाएगी, सेम मेथड रहेगा। मिनिमा में हमें क्या पता है, मिनिमा में हमको ये पता है कि पाथ का डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, इन जनरल 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, लेकिन यहां पे n 1 से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन मैक्सिमम में n 0 से स्टार्ट होता है और यहां पर मिनिमम में n 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम पार्ट डिफरेंस यहां पे इतना था, यहां पे इतना था, पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया YDSC में कि ये पाथ का डिफरेंस d साइन थीटा होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे d साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जब इतना होगा तभी मिनिमम मिलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 2n-1 लैम्डा अपॉन 2t। अब हम यहां पर n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको डिफरेंट मिनिमास की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, यहां पे साइन थीटा आया था n लैम्डा बाई टी, n की डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट मैक्सिमम मिले थे। साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2t, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट मिनिमा हमको मिलते हैं। ठीक है, अब वो मिनिमा कहां मिलते हैं, जैसे मैक्सिमा हमने निकाला है उसी तरीके से हम मिनिमा निकाल सकते हैं। ये हमने टेबल बनाई थी मैक्सिमा के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अब हम मिनिमा के लिए टेबल बनाते हैं, n डेल्टा x साइन थीटा मिनिमा। n को यहां पे जैसे मैंने बताया कि यहां पे n 0 से स्टार्ट होता है, बट यहां पे n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 सो ऑन, n की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जब हम n को 1 पुट करेंगे इस रिलेशन में, या यहां पे समझ लो ये पाथ के डिफरेंस का कॉलम है, तो n को जब 1 पुट करोगे तो पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा। n को 2 पुट करोगे 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर n 1 है तो उसका नाम होता है फर्स्ट मिनिमा, n 2 है तो इसको कहेंगे सेकंड मिनिमा, n 3 है तो इसको कहेंगे थर्ड मिनिमा।
यहां पर याद रखेंगे, यहां पे सेंट्रल मिनिमा नहीं होता है, सेंट्रल खाली मैक्सिमा में होता है, क्योंकि मैक्सिमा में एन स्टार्ट होता है जीरो से, तो जीरो वाले का नाम सेंट्रल मैक्सिमा होता है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। लेकिन यहाँ पे एन वन से स्टार्ट होता है, और अगर वन वन से स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, इस तरह की पोजीशंस मिलेंगे। एन को 1 पुट कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, एन को 1 पुट करने पे यहाँ पे पुट करेंगे 3 लैम्डा बाई 2d, यहाँ पे साइन थीटा 5 लैम्डा बाई 2d। इस तरीके से डिफरेंट मिनिमा की पोजीशन निकाली जा सकती है। ठीक है, रिजल्ट पे अगर ध्यान दें तो पहला सेंट्रल मैक्सिमा 0 पर था, पहला मैक्सिमा लैम्डा बाई डी पे था, सेकंड 2 लैम्डा बाई डी, थर्ड 3 लैम्डा बाई डी। पहला मिनिमा मिला है लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा 2d मतलब 0.5 लैम्डा अपॉन डी, 0.5 लैम्डा अपॉन डी इन दोनों के बीच में आएगा। यह है 1.5 लैम्डा अपॉन डी, 1.5 लैम्डा अपॉन डी इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब आपको यह समझना है कि मैक्सिमा लगातार नहीं होते हैं, अगर एक मैक्सिमा मिला तो फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा। मतलब इंटेंसिटी जो है अगर एक बार मैक्सिमम हो गई तो मैक्सिमम से कम होती हुई मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है। तो लगातार दो मैक्सिमा नहीं मिलेंगे, आपको मैक्सिमा के बाद मिनिमम मिलेगा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। इस तरीके से आपको स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा के पैटर्न्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये स्क्रीन है और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और फिर ऊपर जाते समय इंटेंसिटी मिनिमम। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी और ये विड्थ बराबर नहीं होती है, वो बात की बात है, आपको सिर्फ ये समझना है। ये पैटर्न बता रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे ऊपर गए इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, फिर ऊपर गए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। ये स्क्रीन है, स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम स्क्रीन के सेंटर पे है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सेंटर से ऊपर चलते रहे तो इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, फिर ऊपर चले इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर ऊपर मिनिमम। इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी होती रहती है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये सेंटर वाला मैक्सिमा है। इस पॉइंट को नाम देंगे फर्स्ट मैक्सिमा, इस पॉइंट को नाम देंगे सेकंड मैक्सिमा, और इसका नाम भी होगा फर्स्ट मैक्सिमा। बस अंतर यह है कि सेंटर के ऊपर भी फर्स्ट होता है, सेंटर के नीचे भी फर्स्ट होता है। ये सेंटर के ऊपर वाला फर्स्ट मैक्सिमा, सेंटर के नीचे वाला फर्स्ट मैक्सिमा। उसी तरीके से ये सेंटर के ऊपर का सेकंड था, ये सेंटर के नीचे का सेकंड मैक्सिमा। तो सेंटर मैक्सिमा के ऊपर और नीचे के पैटर्न्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे फर्स्ट मिनिमा, इस पॉइंट को कहेंगे सेकंड मिनिमा, और इसी तरीके से पैटर्न ऊपर चलता रहेगा। इसको भी कहेंगे फर्स्ट मिनिमा, इसको कहेंगे सेकंड मिनिमा, और ये पैटर्न नीचे चलता रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा। इस तरीके से स्क्रीन पर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम मिलती जाएगी। अगर आपसे बोला जाता है कि थर्ड मैक्सिमा कहां पर आया है, तो थर्ड मैक्सिमा उस एंगल थीटा पे आया है जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 3 लैम्डा बाई डी है। मतलब कहीं यहां पर ये जो लाइन गई है, यहां पे कहीं स्क्रीन का नहीं, यहां पे 2 स्लिट्स लगी होंगी, यहां पे एक स्लिट लगी होगी, यहां पे एक स्लिट लगी होगी, और सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को जोड़ते हैं, सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये पॉइंट बता रहा है कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। और फर्स्ट मैक्सिमा में जो थीटा है वो थीटा है साइन थीटा लैम्डा बाई डी। तो यहां से जैसे इस डायग्राम में वापस आते हैं, या यहां पे समझ लो आप कि मैंने यहां पे 2 स्लिट्स बनाई। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है, हम हमेशा थीटा का एंगल यहीं से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो फर्स्ट मैक्सिमा में साइन थीटा कितना है, लैम्डा बाई डी। तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा लैम्डा बाई डी होगा तो फर्स्ट मैक्सिमा हो जाएगा। वही साइन थीटा 2 लैम्डा बाई डी होगा तो कहीं सेकंड मैक्सिमा होगा, साइन थीटा 3 लैम्डा बाई डी होगा तो थर्ड मैक्सिमा होगा। तो थीटा का एंगल
बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमा आते जाएंगे। उसी तरीके से मिनिमा की पोजीशन भी है साइन थीटा लैम्डा अपॉन 2d, कहीं यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा है साइन थीटा लैम्डा अपॉन 2d, फिर साइन थीटा 3 लैम्डा अपॉन 2d, यहाँ पे सेकंड मिनिमा है, फिर थर्ड मिनिमा है। तो स्क्रीन में इस तरीके से डिफरेंट एंगल थीटा पर आपको डिफरेंट मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो केस कंसीडर कर रहे हैं उसमें स्क्रीन जो है वो इनफाइनाइट साइज की है, और अगर स्क्रीन इनफाइनाइट साइज की है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी, प्रैक्टिकली हम लोग जो नेक्स्ट केस होगा उसको पढ़ेंगे, इसमें स्क्रीन का साइज छोटा होगा और ये जो रिलेशन आया है इसको हम एक दूसरे तरीके से लिखेंगे। अभी फिलहाल अगर हम ये मान के चलते हैं कि स्क्रीन इनफाइनाइट साइज की है, तो आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इस इनफाइनाइट साइज की स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्क्रीन लार्ज साइज की है तो आपको यह समझना है कि स्क्रीन इनफाइनाइट तक ऊपर भी गई है, इनफाइनाइट तक नीचे भी गई है। तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है d इज इक्वल टू, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 3 लैम्डा। ठीक है, d इज इक्वल टू 3 लैम्डा, हमको पता करना है कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा के नंबर निकालने के लिए मैं पहले मैक्सिमा के नंबर निकाल के बताता हूं कि कैसे निकालना है। आप ये कहोगे कि मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पे पाथ का डिफरेंस n लैम्डा होता है, जैसा हमने सीखा अभी, n 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और हमने ये भी सीखा कि यही पाथ का डिफरेंस YDSC में d साइन थीटा होता है। तो हम कहेंगे d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा बाई d। लेकिन d अगर 3 लैम्डा है तो d को 3 लैम्डा पुट करेंगे तो साइन थीटा n बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये समझें कि स्क्रीन अगर इनफाइनाइट साइज की है, ये स्क्रीन हो गई, और यहां से हम थीटा का एंगल जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्क्रीन अगर इन्फिनिटी तक चलती जाएगी तो ये थीटा भी बढ़ता जाएगा, और थीटा 0 से स्टार्ट होगा, हम सिर्फ सेंटर के ऊपर की बात कर रहे हैं, सेंटर से ये थीटा बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू में थीटा 0 से 90 होगा, तो साइन थीटा किसके बीच में लाई करेगा, साइन थीटा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, जब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आप लिखेंगे n/3 भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 ये 4 इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पे बनता है। 1 2 3 मतलब 1 कहीं यहां बनेगा, 2 कहीं यहां बनेगा और 3 कहीं यहां बनेगा। हमको पता है कि सेंटर के ऊपर जैसे दिखता है सेंटर के नीचे भी वैसे ही दिखता है, तो 1 2 3 नीचे भी तो बनने चाहिए, मतलब 3 मैक्सिमा ऊपर 3 मैक्सिमा नीचे और एक सेंट्रल का मैक्सिमा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा हम लिख सकते हैं कि जो टोटल बनेंगे वो बनेंगे 7। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास के नंबर हो गए। उसी तरीके से अगर मिनिमा के नंबर निकालने होते तो मिनिमम में पाथ का डिफरेंस कितना होता है, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, और हमको पता है कि इस केस में YDSC में पाथ का डिफरेंस d साइन थीटा लिखते हैं। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी, हमने लास्ट में सॉल्व किया था, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा बाई d। लेकिन d कितना है, 3 लैम्डा दिया है, d को 3 लैम्डा पुट कर देंगे, साइन थीटा आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6। अगेन साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए, 2n माइनस 1 अपॉन 6 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, 2n माइनस 1 0 से लेके 6 के बीच में रहना चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 2n 1 ऐड कर देंगे तो 0 में 1 ऐड किया 1, इसमें 0 और ये हो जाएगा 7। n होना चाहिए 1 से लेकर 3.5 के बीच में। याद रखना n इंटीजर है, और अगर n इंटीजर है तो ये n क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, ये 3 इंटीजर आ सकते हैं। सेंटर पे तो मैक्सिमा ऑक्युपाई कर चुका है, मतलब 3 मिनिमा कहता है ऊपर बन रहे हैं, तो अगर 3 मिनिमा ऊपर हैं तो 3 मिनिमा नीचे भी आएंगे, पैटर्न सिमेट्रिकल होता है, तो नंबर ऑफ मिनिमा जो बनते हैं वो बन जाते हैं 6। तो इस केस में 6 मिनिमा बनते हैं और 7 मैक्सिमा बनते हैं।
तो ये एक्चुअल तरीका है जिससे आप मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हो। हालांकि मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि किसी भी केस में आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा निकालने हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू डी साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, एन लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट लिखते हैं मैथमेटिक्स में इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर 3.4 लिखा है तो आपको डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है 3 वो लिखना है। अगर 3.99 भी लिखा है तो डेसिमल के पहले 3 है तो 3 लिखना है। अगर 4.01 लिखा है डेसिमल के पहले 4 है तो 4 लिखना है। तो डेसिमल के पहले वाला जो इंटीजर होता है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। आपको इस फॉर्मूले में डी अपॉन लैम्डा का रेशियो निकालना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ मिनिमा निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएगा डी बाई लैम्डा प्लस हाफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कितना लिया था, d इज इक्वल टू 3 लैम्डा लिया था। अगर हम d को 3 लैम्डा पुट करेंगे तो मैक्सिमा के नंबर अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते तो क्या हो जाता, 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस 1, 3 के बाद कुछ है ही नहीं, 3 ही है, ये हो जाएगा 7। उसी तरीके से अगर मिनिमा निकालना होता तो मिनिमा हम निकालते 2 टाइम्स ऑफ d बाई लैम्डा, d की वैल्यू है 3 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस हाफ। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस हाफ, 2 टाइम्स ऑफ 3.5, डेसिमल के पहले 3 है तो 3 लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, ये नंबर ऑफ मिनिमा हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे ये तो चलो फिर भी सिंपल था, d इज इक्वल टू 3 लैम्डा जो मैंने दिया था, हो सकता है कि d इज इक्वल टू 3.2 लैम्डा, 3.9 लैम्डा, अगर ऐसा दे दे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली इसमें वर्क करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करके आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा और यहां से कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने YDSC में स्क्रीन एक इनफाइनाइट साइज की होगी इसके बारे में डिस्कशन किया, पार्ट डिफरेंस कितना होता है इसके बारे में डिस्कशन किया, और मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्टली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभार हो सकता है आ जाए, आया भी है, कभी कभार ही आया है, हाल बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन रेगुलरली क्वेश्चन जो YDSC में आते हैं उसमें स्क्रीन फाइनाइट साइज की होती है। तो स्क्रीन अगर फाइनाइट साइज की होगी जो कि एक फिक्स साइज है, छोटा साइज है, तो उसमें हम लोग कैसे डिस्कशन करेंगे, कैसे हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, उस केस में पार्ट डिफरेंस सही रहता है बट इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, और फिर उसमें कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बन रहे हैं, कहाँ कहाँ मैक्सिमा कहाँ कहाँ मिनिमा बन रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है।